नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जैन इंटर कॉलेज करहल, जनपद मैनपुरी से आप सबके बीच कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 परमाणु संरचना के अध्ययन हेतु प्रस्तुत हूं। परमाणु संरचना अध्याय पर हम 3 व्याख्यानों का अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें हमने थॉमसन, मुख्य रूप से थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड तथा बोर के परमाणु मॉडल का अध्ययन किया। इन परमाणु मॉडलों में इलेक्ट्रॉन को कण प्रकृति के रूप में माना गया, किंतु हमने पिछले व्याख्यान में जाना कि इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों प्रकार की गुणों को प्रदर्शित करता है, अर्थात वह तरंग के समान भी व्यवहार करता है और कण के समान भी व्यवहार करता है। श्रोडिंगर द्वारा प्रस्तुत आधुनिक परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। आज के इस व्याख्यान में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आधुनिक परमाणु मॉडल, कक्षक की अवधारणा, कक्षकों के प्रकार एवं कक्षकों की आकृति। आइए आज हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले आधुनिक परमाणु मॉडल जो श्रोडिंगर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो श्रोडिंगर द्वारा प्रस्तुत आधुनिक परमाणु मॉडल जो कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है, इस मॉडल के अनुसार परमाणु की संरचना में 2 भाग होते हैं। एक धनावेशित नाभिक और दूसरा नाभिक के चारों ओर का त्रिविम क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, और इस त्रिविम क्षेत्र को कक्षक कहते हैं। अर्थात दूसरा पॉइंट निकल के आया कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर पाया जाने वाला वह त्रिविम क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, कक्षक कहलाता है। और यह कक्षक उपकोषों का और उपकोष कोषों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक कक्षक में अर्थात किसी एक कक्षक में विपरीत चक्र के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कैसे? एक कक्षक को आयताकार बॉक्स से प्रकट किया जा सकता है, तो उसमें विपरीत चक्र के अर्थात एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाभिक के चारों ओर गति करता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाभिक के चारों ओर गति करता है। अर्थात एक की दिशा ऊपर तो दूसरे की हम नीचे दिखाते हैं, और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, कक्षक उपकोषों का निर्माण करते हैं और उपकोष कोषों का निर्माण करते हैं। कक्षक वे त्रिविम क्षेत्र हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, और ये कक्षक उपकोषों में पाए जाते हैं और उपकोष कोषों में स्थित होते हैं। कोष वृत्ताकार मार्ग हैं जिन्हें हम KLMN से प्रदर्शित करते हैं। कोष क्या है? वृत्ताकार मार्ग हैं जो नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं, और उन्हें हम KLMN, OPQ आदि अक्षरों से प्रकट करते हैं। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां n कोष की क्रम संख्या होती है। इस आधार पर अगर हम K कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते तो 2, L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद OPQ में हम क्रम से 32, 18 और 8 अधिकतम मानकर चलते हैं। अगला पॉइंट आता है, कोष में उपकोषों की संख्या कितनी होगी। किसी कोष में उपकोष पाए जाते हैं, और कोष में उपकोषों की संख्या उस कोष की क्रम संख्या के बराबर होती है। जैसे इस चार्ट के द्वारा हम इस पॉइंट को और अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे K कोष है, उसके लिए स्मॉल n यानी कोष की क्रम संख्या का मान 1 है। कितना है? 1। तो उसमें उपकोष भी केवल 1 होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए n का मान 1 है, और उस उपकोष को हम S कहते हैं। उपकोषों के नाम कुछ विशेष शब्दों से लिए गए हैं। जैसे S शार्प से लिया गया है। किससे लिया गया है? शार्प से। तो ये K कोष में एक उपकोष हो सकता है जिसको हम S उपकोष कहते हैं, और K कोष में चूंकि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन S उपकोष में ही शिफ्ट रहते हैं, S उपकोष में ही होते हैं, पाए जाते हैं। अब अगर हम L को देखें इसी प्रकार, तो L उपकोष के लिए, L कोष के लिए n का मान 2 है, तो यहां उपकोषों की संख्या 2 होगी, S और P। पहला उपकोष S और दूसरा P। S शार्प है तो P प्रिंसिपल से लिया गया है, तो यहां पर उपकोषों का जो प्रतीक बनता है वो 2s बनेगा। इसको समझिए 2s क्यों है। यहां भी s है, K कोष में भी s है, L कोष में भी s है। जिस प्रकार कक्षाएं होती हैं स्कूल में, जैसे 6A है, 6B भी है, तो दोनों 6 हैं। या हम ऐसे कहें 6A है, 7A है, 8A है, 9A है, तो सेक्शन के नाम तो ए 4 बार आए।
अब उनके आगे हम कक्षा की क्रम संख्या लगाएंगे 6, 7, 8, 9। इसी प्रकार यहां है कि एस उपकोष यहां भी है, एस उपकोष यहां भी है। ये एस उपकोष वन का है, पहली कक्षा का, इसलिए वन एस से इसको प्रकट करते हैं। ये दूसरी कक्षा का या दूसरे कोष का उपकोष, इसलिए इसे 2s से प्रकट करते हैं। इसी प्रकार p को 2p से प्रकट करते हैं, क्योंकि p अगले में भी आएगा। तो ये हमारे सब सेल कहलाते हैं। ये सेल है KLMN और ये हमारी सब सेल है। क्या है? सब सेल। तो सब सेल के लिए हम जान गए हैं सब सेल कितने प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार के, S, P, D और F, जिनकी हम चर्चा नीचे कर रहे हैं। डाउन। तो KLMN के M में हम देखते हैं, M के लिए N का मान 3, तो यहां उपकोषों की संख्या भी 3 होगी, जो SPD होती है। S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल एंड D फॉर डिफ्यूज्ड होता है। तो यहां इस S को हम 3S से दिखाएंगे, जबकि पहले वाले 1S 2S दिखाए गए। तो ये 3P, यहां 3 कक्ष की क्रम संख्या को प्रकट करता है, कोष को प्रकट करता है, P उपकोष को प्रकट कर रहा है। ये 3D हो गया। N के लिए 4 उपकोष संभव हैं, S, P, D, F। F फॉर फंडामेंटल, S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज एंड F फॉर फंडामेंटल। तो इस प्रकार से हमने इनका नाम जाने कि S, P, D, F 4 प्रकार के उपकोष होते हैं जो चौथी कक्षा में पाए जाते हैं। तो ये 4S लिखेंगे, इसको 4P लिखेंगे, इसको 4D लिखेंगे, इसको 4F लिखेंगे। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये लिखी हुई है कि K कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, दोनों के दोनों S में हैं। यहां हम आपको ये भी बता देंगे कि दोनों के दोनों ये S में हैं, और L कोष में कुल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, जो कैसे होंगे, 2 होंगे S में, तो 2s2। इलेक्ट्रॉन की संख्या को उपकोष के ऊपर पावर लगा के लिखते हैं, उपकोष के ऊपर घात के रूप में लिख देते हैं। उन्हें हम घात बोलते नहीं है, बोलते 2s2 हैं। यानी ये जो ऊपर चलाकर लिखा गया है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को शो कर रहा है। ये 2p है, इसमें 6। इसका मतलब हुआ S उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। कितने हो सकते हैं, 2। तो ये 2 लिखे हुए हैं। P उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, इसलिए 6 लिखे गए हैं। तो 6 और 2 8, ये हमारी इससे मैच कर गई, 8। तीसरा है M कोष। M कोष में 3 उपकोष संभव है, S, P, D। तो S में हो सकते हैं 2, P में 6, तो 10 बचे D में। इस प्रकार हमने देखा कि D उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 10। इसलिए 10 और 6, 16 और 2 कुल 18 हुए, किसमें, M कोष में। अब चौथी कक्षा में 4 उपकोष संभव हैं, S, P, D, F। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले P उपकोष में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसीलिए यहां F में 14 लिखे गए हैं। अब आप देखिए कुल इलेक्ट्रॉन संख्या हो गई 32, यहां भी देखिए आप 32। अब आप देखिए छठवां पॉइंट क्या है कि छठवें पॉइंट में उपकोषों को स्पष्ट किया गया है कि किसी उपकोष में कितने कक्षक संभव हैं। चूंकि हम पढ़ चुके हैं किसी एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, किसी एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये यहां पे हमने जाना था। और उनके चक्कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। S उपकोष जो है हमारा, S उपकोष, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। आप ऊपर से सिद्ध करके लाएं, गोले भी बनाएं। तो S उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो इसे कितने कक्षकों की आवश्यकता होगी, केवल 1 की, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। इसलिए S उपकोष केवल एक कक्षक से मिलकर बना होता है और उसे हम S कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, S कक्षक। P उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, अतः उसे 3 दूनी 6, 3 कक्षकों की आवश्यकता होगी। मान लो मेरे पास क्लास में 6 लड़के हैं, एक सीट पे हम 2 बच्चों को बैठा सकते हैं, तो हमें कितनी सीट चाहिए, 3 सीट्स। तो वो कक्षक सीट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहां P उपकोष कितने कक्षकों से मिलकर बनाएगा, 3 P कक्षकों से। तो P कक्षक कितने होगा, यहाँ 3। तो हमने यहाँ एक नई चीज बनाएंगे हम कि S उपकोष में केवल एक S कक्षक, S उपकोष में केवल एक S कक्षक, लेकिन P उपकोष में 3 P कक्षक, पहला PX, दूसरा PY, तीसरा PZ। तो हमने नए नाम सीखे, PX, PY, PZ। यानी P उपकोष 3 कक्षकों से मिलकर बनता है, PX, PY, PZ। प्रत्येक कक्षक में विपरीत चक्कर के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। कितने हो गए टोटल, 6। तो ये X, Y, Z का मतलब क्या है, ये X, Y, Z P कक्षक क्रम से X, Y, Z कार्तीय अक्षों पर इनकी आकृति बनी होती है। तो अगर हम D को देखें,
यहां देखो डी में कितने कक्षक 5, बिकॉज डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन, 5 दूनी 10 तो 5 होते हैं। तो डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो कुल मिला के कितने हुए? मैं इनको सर्किल बनाता हूं। पहला सर्किल डी एक्स वाई, पहला कक्षक डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, मैंने आपसे चर्चा की। दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स, चौथा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पांचवा डी जेड स्क्वायर। ये सभी एक्स वाई जेड कार्तीय अक्षों पर व्यवस्थित होते हैं। इसी प्रकार एफ कक्षक 7 प्रकार के होते हैं और हम कह सकते हैं कि एफ उपकोष 7 एफ कक्षकों से मिलकर बना होता है। क्यों? क्योंकि एफ उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है, 7 दूनी 14। वही सीट वाला आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक सीट में 2 बच्चे बैठ रहे हैं, 7 दूनी 14। तो हम कहेंगे कि एफ उपकोष 7 एफ कक्षकों से मिलकर बना होता है। इनके नाम, ये एफ नाम फंडामेंटल से पढ़ा, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं। तो जान लेते हैं एक बार कि आखिर आईएफ कक्षक कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने जाना कि पी कक्षक में पी एक्स, पी वाई, पी जेड होते हैं। डी में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होते हैं। और एस कक्षक अकेला होता है, एस टाइप का। ऐसे ही हम एफ को जान लेते हैं कि एफ कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। तो वो भी एक्स वाई जेड अक्षों पर व्यवस्थित होते हैं। उनकी जो आकृति होती है बहुत विशिष्ट होती है, वह पेपर पर बनाया जाना संभव नहीं होता, लेकिन उनके नाम जान लेते हैं, क्या नाम होते हैं। तो एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहला। दूसरा एफ एक्स की जगह हम बाई कर देंगे, क्या कर देंगे, बाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चौथा एफ, 3 हो गए, एक्स बाई जेड करके। और अगला एफ जेड क्यूब। अगला एफ बाई जेड स्क्वायर, एफ बाई जेड स्क्वायर। और लास्ट एफ एक्स जेड स्क्वायर। इस प्रकार आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 7 कक्षक एफ होते हैं, जिनके हमने आपको ये नाम बताए। तो आज हमने क्या जाना कि आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है। तो आधुनिक परमाणु मॉडल में हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षकों का। कि कक्षक एस कक्षक एक प्रकार के, जिन्हें हम एस कक्षक कहते हैं। पी कक्षक 3 टाइप्स के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और डी कक्षक 5 प्रकार के, डी जिनके हमने नाम पढ़े। और एफ कक्षक 7 प्रकार के होते हैं। किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिनके चक्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब इस आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु कैसा होता है, इसे एक डायग्राम के द्वारा इस समझ सकते हैं। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है, जिसके 2 भाग होते हैं, धनाभिक से तनाभिक और नाभिक के चारों ओर का विशाल क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक होती है, जिसे हम कक्षक कहते हैं। कक्षकों से मिलकर उपकोष बनते हैं, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, और उपकोषों से मिलकर कोष बने होते हैं। अब इस चित्र में देखते हैं क्या कोष कैसे प्रकट करें। नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार पथ कोष कहलाते हैं, जो उपकोषों से मिलकर बने होते हैं। और उपकोष कक्षकों से हम KLMN से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इस पहली कक्षा को देखें तो इसके लिए n बराबर 1 होता है, यानी कोष की क्रम संख्या n का मान 1 होता है, जिसे हम आगे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहेंगे। ये n बराबर 2 और यहाँ n बराबर 3 और यहाँ n बराबर 4 होता है। अभी हम 4 कक्षाओं को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि किसी कोष में उपकोषों की संख्या उसकी n के मान के बराबर होती है। इसका मतलब इस k कोष में केवल एक उपकोष होगा, जिसे हम S कहेंगे। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम जान चुके हैं कि k कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः इस मार्ग पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस S उपकोष में होंगे। अतः हम इसका प्रदर्शन S2 के आधार पर करेंगे। चूंकि ये पहली कक्षा का S है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1s2। इसी प्रकार L कोष में n के लिए 2 का मान है, L के लिए n का मान 2 है, तो यहां 2 उपकोष होंगे, एक S होगा, एक P होगा। एक S होगा, तीसरी बना दिया हमने, एक P होगा। इस S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम पीछे पढ़ चुके हैं 2, और P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6। ये हमारा क्विक रिवीजन भी हो रहा है। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6। और तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होंगे, क्योंकि n बराबर 3 है। 2 इलेक्ट्रॉन
2 s में और 3 p में और d में 5। इस प्रकार हमने देखा कि k कक्षा में केवल एक उपकोष, p में 2 उपकोष क्योंकि n का मान 2, s और p दोनों, और तीसरी कक्षा में s, p और d तीनों उपकोष पाए जाते हैं। हम ये चर्चा कर चुके हैं कि s उपकोष एक s कक्षक से और p उपकोष 3 p कक्षकों से px, py, pz से और d उपकोष 5 d कक्षकों से निर्मित होता है। इसी प्रकार अगर हम चौथी में देखें तो ये s में s उपकोष, p भी होगा, इसमें d भी होगा, इसमें f भी होगा क्योंकि इसमें n का मान 4 है तो चारों कक्षक, चारों उपकोष इसमें पाए जाएंगे। अगली कक्षा के लिए n का मान 5 होता है तो 5 उपकोष नहीं होंगे, वहां भी केवल 4 ही उपकोष होंगे क्योंकि उपकोष 4 ही प्रकार के होते हैं। तो p में यहाँ 6, ये 10 और ये 14। यदि इलेक्ट्रॉनों का योग करें तो हमारे इसी मान के बराबर आएंगे। कैसे? पहली कक्षा में देखें आप 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 अच्छे 8, दूसरी में 8, तीसरी में 2 अच्छे 8 और ये माफ करें यहाँ 10 होना चाहिए, तो 2 अच्छे 8 और 10 18, और चौथी में इसी प्रकार अगर जोड़ेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन हुए। इस प्रकार हम इस गोलाकार आकृति अर्थात परमाणु में हम संरचना को समझ सकते हैं कि उसके केंद्र में धनावेशित नाभिक और नाभिक के चारों ओर ये उपकोष पाए जाते हैं और ये उपकोष कक्षकों से मिलकर बने होते हैं। अब हम अगला टॉपिक हमारा होगा इन कक्षकों की आकृति कैसी होती है। कौन से कक्षकों की? px, py, pz और s कक्षक, फिर dxy से लेके dz स्क्वायर और f इत्यादि, इन सब कक्षकों की आकृति कैसी होती है और ये किस प्रकार निर्मित होते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कक्षकों के प्रकार एवं आकृति को और अधिक डिटेल में देखिए। अब बात करते हैं कक्षक की। जैसा कि कई बार इसको डिफाइन कर चुके हैं पिछले टॉपिक में, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है कक्षक कहलाता है। कक्षक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, s कक्षक, p, d और f कक्षक। s कक्षक s उपकोष का निर्माण करते हैं, p कक्षक p उपकोष का और d कक्षक d उपकोष का और f कक्षक f उपकोष का निर्माण करते हैं। s कक्षक गोलाकार आकृति के होते हैं और अधिकतम सममित कक्षक होते हैं इस प्रकार से, जबकि p कक्षक और s कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव अगर s कक्षक को एक आयताकार बॉक्स से दिखाएं तो इस प्रकार किया जाता है। किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का भराव किया जाता है। p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, px, py और pz, और इनकी आकृति डंबल जैसी होती है, px, py और pz। ये x, y, z कार्तीय अक्षों पर व्यवस्थित होते हैं। कैसे? यदि हम इस x अक्ष को मान लें, इसको y और इसको z अक्ष मान लें, तो px जो होगा वो x अक्ष पर व्यवस्थित होगा इस प्रकार। तो ये हमारा हो गया px कक्षक, px ऑर्बिटल। अगर हम py को बनाएंगे, ये रही y अक्ष, z हमने बनाया था इसको x, और जो मैं डार्क कर रहा हूं ये इसका नोडी तल है, ये py हो गया। इसी प्रकार से pz z अक्ष पर व्यवस्थित होता है, z, y और x, तो ये हो गया pz। इनमें इलेक्ट्रॉनों का भराव आयताकार बॉक्स बनाते हैं, तो p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं और ये तीनों मिलकर के p उपकोष का निर्माण करते हैं। तो 3 बॉक्स बनाते हैं इसमें, और आगे पढ़ाएंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे हुंड के नियम की। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का भराव हुंड के नियम से होता है, जैसे हम कर रहे हैं। इस प्रकार में 6 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत स्पिन के भरे रहते हैं। तो ये p कक्षक है।
अगला देखते हैं डी कक्षक, जिनकी आकृति डबल डंबल की होती है, 2 डंबल की आकृति के होते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं। डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये एक्स बाई जेड कार्तीय अक्षों पर व्यवस्थित होते हैं। इनकी संरचनाएं निम्नवत होती हैं। देखिए, अगर हम डी एक्स बाई को बनाते हैं तो ये 3 अक्ष हैं, बाई जेड एक्स या एक्स बाई और जेड। जब एक्स बाई बनाएंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे एक्स और बाई के बीच में हमें डंबल लेना है। तो ये हमने डंबल एक्स और बाई के बीच में लिया। दूसरा डंबल भी इसी प्रकार एक्स बाई के बीच में लिया। ये वाला एक्स कहा जाएगा इधर साइड से और ये बाई, तो इन दोनों के बीच में लिया। इसी प्रकार सारे डी कक्षक बनाए जाते हैं। डी बाई जेड जब बनाएंगे तो हम बाई और जेड के बीच में लेंगे। देखिए, बाई और जेड के बीच में, इस प्रकार से डी बाई जेड। तीसरा है डी जेड एक्स, तो हम जेड और एक्स के बीच में लेंगे, तो हम इसको कहेंगे वाई, ये जेड अक्ष और ये एक्स अक्ष। तो आप देखिए जेड एक्स, तो हमने जेड और एक्स के बीच में लिया है डंबल को। ओके, अब अगला देखते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें ऐसा करते हैं, एक एक्स अक्ष पे लिए जाते हैं डंबल दोनों और दूसरे वाई अक्ष पे लिए जाते हैं। तो ये रहा एक्स अक्ष पे, ये वाला बनाए, और दूसरा देखिए आप वाई अक्ष पे बनाओ, तो इसको हम कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी प्रकार डी जेड स्क्वायर, ये जेड अक्ष पे होते हैं और एक डंबल रेड में बनाया है और दूसरे संकृत टाइप के हो गए, जिसे हमने ब्लू कलर से बनाया है डी जेड स्क्वायर। इस प्रकार से डी कक्षकों की आकृतियां होती हैं। अब बात करते हैं एफ कक्षक की। हाँ, डी कक्षक में एक चीज और जान लेते हैं कि डी कक्षक चूंकि 5 होते हैं, तो हम जब डी कक्षकों का आयताकार बॉक्स बनाते हैं तो उसमें 5 बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5। और जब हुंड के नियम के अनुसार इनका बढ़ाव करते हैं तो पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन और फिर उसके जोड़े बनाना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार कक्षकों का बढ़ाव होता है और कुल मिला के डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक डी कक्षक में, जैसे ये एक डी कक्षक कहलाएगा, इसमें कुल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट वाला ये जो हमने बॉक्स गोला बना दिया है, इसको प्रदर्शित किया है, इसको डी एक्स बाई कहते हैं। उसी प्रकार क्रम में ये आगे कहलाते हैं बाई जेड, जेड एक्स और क्रम से। इसी प्रकार अगर हम एफ कक्षक को देखें तो एफ कक्षक पीछे अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, 7 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम होते हैं एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा एफ एक्स की जगह एफ बाई कर देंगे, एफ बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा एफ जेड और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चौथा एफ एक्स बाई जेड। फिर पांचवा एफ जेड क्यूब। अगला एफ बाई जेड स्क्वायर और अगला एफ एक्स जेड स्क्वायर। इस प्रकार से 7 कक्षक एफ कक्षक होते हैं। इनमें जब हम बॉक्स बनाकर भरते हैं तो 7 बॉक्स बनाते हैं, 4 5 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का भराव उसी प्रकार होता है। नीचे अगर हम एक ब्लैक से दिखा देते हैं, एक ब्लू से, 2 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। पहला वाला जो होगा वह ये कक्षक होगा, एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रसायन विज्ञान के परमाणु संरचना अध्याय के अंतर्गत आने वाले आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोगों ने आधुनिक परमाणु मॉडल और कक्षकों की अवधारणा को विस्तृत रूप में पढ़ा। आधुनिक परमाणु मॉडल के अंतर्गत कोष, उपकोष और कक्षकों की अवधारणा के अतिरिक्त कोष, उपकोष और कक्षकों इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी हमने जाना। साथ ही हमने जाना कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के प्रदर्शन का क्या तरीका है और परमाणु की वास्तविक संरचना आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार क्या होती है। हमें आशा है यह व्याख्यान आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। अगले व्याख्यानों में हम परमाणु की मूल कणों की वास्तविक स्थिति, परमाणु में मूल कणों की वास्तविक स्थिति अर्थात परमाणु की वास्तविक संरचना का और अधिक विस्तृत अध्ययन क्वांटम संख्याओं के आधार पर करेंगे। साथ ही
पाउली के अपवर्जन नियम, हुंड के नियम और अफवाह के नियम की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की व्यवस्था को भी जानेंगे। आज के इस व्याख्यान के आधार पर आपको कुछ गृह कार्य दे रहा हूं, आप उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका पर करें। पहला प्रश्न है, कक्षक की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको कक्षक की परिभाषा लिखने के बाद कक्षकों की प्रकार और कक्षकों की आकृति पर प्रकाश डालना है। आप इस प्रश्न को लिखिए ताकि आप कक्षक की अवधारणा को अच्छे से समझ सकें। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक परमाणु मॉडल के प्रमुख बिंदुओं को लिखें। इसमें आधुनिक परमाणु मॉडल के जो 6 बिंदु आज के इस व्याख्यान में चर्चा की गई, उन बिंदुओं को आप क्रमबद्ध करें और अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखें, जिससे आपको परमाणु संरचना के संदर्भ में आशातीत ज्ञान हो सके। हमें आशा है कि यह व्याख्यान आपको समझ में आया होगा और अधिक अच्छे से समझने के लिए आप दीक्षा ऐप डाउनलोड करें। माध्यमिक शिक्षा परिषद के यूट्यूब चैनल को देखें, वीडियोस को बार बार देखें। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीष। धन्यवाद।